गुड इवनिंग हरेंद्र, क्या हाल चाल है भाई? टाइम पे हो एकदम। विनय गुड इवनिंग। आदित्य गुड इवनिंग। अनुराग गुड इवनिंग। प्रखर नमस्ते भाई, नमस्ते प्रखर। शुभांकर, सुनाओ क्या सुनाना चाह रहे हो? मानस गुड इवनिंग। अंकित गुड इवनिंग। अदिति गुड इवनिंग। सभी बच्चे आ जाओ जल्दी भाई। आदित्य गुड इवनिंग भाई। आपका जो टेस्ट होगा वो कैपेसिटर और कंडक्टर का होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, आपका जो टेस्ट है वो जेई मेंस का जो टेस्ट होगा नेक्स्ट वाला, उसमें कैपेसिटर और कंडक्टर, याद है हम लोगों ने कंडक्टर इलेक्ट्रो का कवर नहीं किया था। ठीक है, तो कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर और कैपेसिटर ये टोटल आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कर्मा टेक माई नेम, और कोई हिंदी फिल्म नहीं मिला नाम रखने के लिए तुमको? कर्मा। कल होमवर्क दिया था, उस पर भी बात कर लेते हैं। उस पर तुम लोग बचते रहते हो, एक बच्चे ने बस याद दिलाया। होमवर्क किया तुम लोगों ने? कुछ क्वेश्चन निपटाए होमवर्क के अपने से? इलेक्ट्रो में केवल कंडक्टर का पार्ट आएगा। इसमें केवल कंडक्टर है, कंप्लीट कैपेसिटर है। ये आपका टेस्ट का सिलेबस है, कंडक्टर और कंप्लीट कैपेसिटर। ठीक है, दिस इज योर टेस्ट सिलेबस। क्लियर है? चलो, तो ये आपका सिलेबस था। आप लोगों ने होमवर्क निपटाया होगा, है ना? होमवर्क अटेम्प्ट किया कि नहीं किया? कुछ तो क्वेश्चन निपटाए होंगे जेई एडवांस के। जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन अपने से सॉल्व किए कि नहीं सॉल्व किए? ठीक है, चलिए तो उसको निपटाइए, उस पर आते हैं अभी। लेकिन एक बचा हुआ लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसको हैंडल करने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, लिखा हुआ है फोर्स ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस लाइन को कंप्लीट करें तो ज्यादा सही होगा। कब? क्या हमेशा? फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ स्लैब, है ना, इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे होंगे तो उस दौरान जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? ठीक है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ स्लैब इन द कैपेसिटर। ठीक है, अब पहली बात यह है कि जब हम कैपेसिटर को, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के माउथ पर लेके आएंगे, ये अपना कैपेसिटर होगा,
ठीक है, ये अपना कैपेसिटर होगा और इसमें आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आओगे तो ये इसको पुल कर लेगा, खुद ही इसको क्या करेगा, पुल कर लेगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब आप कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर इसके पास ऐसे लेके आओगे माउथ पर, तो ये खुद ही इसको पुल कर लेगा। इसका रीजन क्या है वो देखिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपका ऐसा है, जस्ट सेम साइज है ना, सेम साइज है। पहले कैपेसिटर की बात कर लें, इसके भी दो केसेस देखेंगे। इसमें केस 1 पहले लेके चल रहे हैं। फोर्स व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, ठीक है, जब बैटरी कनेक्टेड है, जब बैटरी अपनी कनेक्टेड है, तब आपको क्या करना है, इस पे जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आओगे तो क्या फोर्स लगाएगा, बैटरी कनेक्टेड मतलब इसमें V का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा, यही तो मतलब है। आप ये जान चुके हो कि कभी भी बैटरी अगर कनेक्टेड होगी तो V का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो ये अपनी बैटरी कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब होता क्या है समझो, यहां पे एक इफेक्ट कहलाता है फ्रिंजिंग इफेक्ट, ठीक है। फ्रिंजिंग इफेक्ट वो क्या होता है, हमने याद करो जो हमने पढ़ा है, आइडियली जो हम मान के चलते हैं कि ये प्लेट जो है वेरी लार्ज थे, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आती है। लेकिन जनरली जो कैपेसिटर होता है प्रैक्टिकली वो बहुत लार्ज तो होता नहीं उसके प्लेट्स, तो वहां पर क्या होता है कि कहीं पे एजेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो थोड़ी बहुत जो है क्या हो जाती हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, जो अपनी एजेस पे फील्ड लाइंस है। तो यहां पे अगर फील्ड लाइंस बनाओगे तो फील्ड लाइंस आपकी ये वाली तो ऐसे ही होंगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ऐसे दिखा सकते हो, यूनिफॉर्म जैसे दिखाते हो, यहां पे यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आप दिखा सकते हो। बट इधर और इधर दोनों साइड थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, जब एजेस पे जाओगे तो ये डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी। इस तरफ फील्ड लाइंस कुछ आपकी ऐसी होगी, है ना, ये फील्ड लाइंस कुछ अब ऐसी हो जाएंगी, थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी। इसी को हम कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। एजेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी, बाकी जगह पे तो आपकी यूनिफॉर्म आप बोल सकते हो। तो यही अपना होता है फ्रिंजिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व हो जा रही है एजेस पे, तो जब कर्व हो जाएंगी और प्लेट लेकर जब आओगे, ये फ्रिंजिंग इफेक्ट है। तो ये है आपका एट द एंड ऑफ द कैपेसिटर प्लेट, ऐसे लिख लो, एट द एंड ऑफ द कैपेसिटर प्लेट, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, फाइनाइट नहीं है, तो आपको पता है कि सॉरी इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो कुछ एजेस पे ये टिल्ट हो जाएंगी। तो मतलब अब यहां देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा कंपोनेंट ऐसा लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जबकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होगा, ऐसा होगा। देखिएगा ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इधर होगा और एक इधर होगा, EX और EY, देख रहे हो। तो कोई भी अगर आप चार्ज प्लेट लेके आओगे, ठीक है, कोई भी चार्ज प्लेट अगर लेके आओगे, तो कोई भी चार्ज प्लेट जो आप लेके आओगे, वो प्लेट, भाई आवाज आ रही ना सबको, ऑडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो क्लियर है क्या? कोई थोड़ा सा फीडबैक दो। ऑडियो क्लियर है? ठीक है फिर, ठीक है ठीक है ठीक है, बस ऐसे ही चेक कर रहा था, एक बच्चे को दिक्कत लग रही थी तो ओके। तो
यहां पर भाई अनुराग, अगर आपकी 97.28 परसेंटाइल है तो मैं बोलूंगा कि आप काउंसलिंग अटेंड करिएगा, ठीक है। आई थिंक लेकिन बहुत अच्छा कुछ आपको नहीं मिलेगा अनुराग, ठीक है, बट आप काउंसलिंग अटेंड करके देखिए, ठीक है। कुछ अगर बेस्ट मिलता है तो आप सोच सकते हैं। हाँ, तो EX अपने पास है, अब बाकी आपके विल पावर पे है, ठीक है। आप इसको इंप्रूव करना चाहते हैं तो फिर वो अलग बात है, बट आप काउंसलिंग अटेंड कर लीजिएगा। तो ये EX और EY लगेगा। अब मान लो यहां से इस EX के कंपोनेंट, अब मान लो अगर ये पूरा वर्टिकल है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा वर्टिकल है, पूरा वर्टिकल है, ठीक है, ये पूरा वर्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्लैब लेके आ रहे हो, तो यार फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा ना, डाउनवर्ड। तो इधर पुल कौन करेगा इसको? मेरी बात समझ रहे हो? इसको पुल कौन करेगा? इसका मतलब आप लोग समझ गए कि केवल एजेस पे ही ऐसा होगा। जब आप स्लैब को माउथ पर लेके आओगे, आप बोलोगे सर स्लैब में चार्ज कैसे आएगा? ये बता चुका हूं आपको कि डाइलेक्ट्रिक में चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और वो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू इंड्यूस बताया था तुम लोगों को, Q1 - 1/K, याद आ रहा है सभी बच्चों को? तो यहां पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो इसी इंड्यूस चार्ज को जब आप डाइलेक्ट्रिक का स्लैब लेके आओगे ना माउथ पर, तो वो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्टॉर्टेड होंगी, उनके दो कंपोनेंट होंगे। ये EY तो इसको वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट कराएगा, बट ये EX जो है, इसके वजह से इधर फोर्स लगेगा और ये सट से अंदर चला जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये फ्रिंजिंग इफेक्ट का मेन गेम है। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो अब हम मान लो ये क्लियर है सभी को कि क्यों ऐसा हुआ है। अब आप देखिए यहां पे मैं अलग डायग्राम बना रहा हूं जिससे कि स्लैब को लेके आ रहा हूं। तो मान लो ये अब आपका अब ये कैपेसिटर है, बैटरी वैसे ही कनेक्टेड है आपकी, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है। दो केस पे डिस्कशन चल रहा है। अभी आपको मैंने ये समझाया कि कैपेसिटर में एज इफेक्ट क्या है, और सारा गेम उसी एज इफेक्ट का ही है। तो आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ये है, ठीक है। अब देखो, तो यहां से अब अगर एक इसी के आइडेंटिकल स्लैब लेके आ रहे हो, अब वो स्लैब जो है आपका ऐसा कुछ स्लैब है, लेकिन बहुत मतलब देखिए मैं इतना गैप दिखा भले रहा हूं आपको समझाने के लिए, बट ये आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये स्लैब लेके आ रहे हो और आपने एक्स डायरेक्शन, ये तुरंत एक्स पे नहीं गया, ये एक्स पे कैसे गया वो आप समझ रहे हो। अब कैसे गया होगा बताओ? यहां पे क्या हुआ होगा? यहां पे प्लस क्यू है ना, ये प्लस है, यहां पे चार्जेस क्या थे? प्लस थे। और यहां पर क्या था? माइनस था, देखो। अब इसी के वजह से इतना पार्ट डाइलेक्ट्रिक का अंदर आ गया, तो इसमें क्या हुआ होगा? इसमें अपने पास पोलराइजेशन शुरू हो गया होगा। अब जब ये पोलराइजेशन होगा तो आपको पता है ये क्यू इंड्यूस आएगा, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पोलराइजेशन की वजह से ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक इंड्यूस चार्ज आ चुका होगा इसके एजेस पे, और पूरा पोलराइजेशन नहीं होगा, ये आपको पता है। केवल इतने जितना ये अंदर है उतना ही, ये एक्स मान लो अंदर है, ठीक है। तो यहां पे एक इंड्यूस चार्ज आया होगा, और इंड्यूस चार्ज कितना होगा? नेगेटिव। ये क्यू इंड्यूस होगा, इधर भी, अच्छा यहां पे ये नेगेटिव है तो यहां क्या होगा? पॉजिटिव। ये दिख रहा है सभी को? अब ये मैंने कहा था कि ये एजेस पे जो भी अपने पास लगेगा, एज के वजह से यहां पे दो कंपोनेंट है, दिख रहा है सभी को? एक EX है। तो आप मुझे बताओ कि अगर EX जो है इधर था, इस चार्ज का EX इधर था, इधर EX था, तो
तो इसके वजह से इन सभी नेगेटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। कोई भी अगर आप लेते हो फोर्स तो इधर आपके पास फोर्स लगेगा, है ना। मान लो इसको dq लेते हो तो dq इंटू EX यही लग रहा होगा इस EX के वजह से। बताइए EY से तो कोई लेना देना नहीं है, EY से तो कोई लेना देना नहीं है, EX से आपको लेना देना है। EX का फोर्स, EX के जो कंपोनेंट है उसी से वो क्या करेगा, उसको पुल कर लेगा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे एजेज इफेक्ट बताया है। तो अगर ये एजेज इफेक्ट नहीं होता तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल होती तो फोर्स इधर कोई नहीं लगता। समझ गए? तो ड्यू टू एज इफेक्ट ही ये चीज यहां पे आता है। और इस तरीके से आप समझ रहे हो कि सभी चार्जेस पे EX के वजह से फोर्स लगेगा तो नेट अपने पास इधर एक फोर्स आएगा, पुलिंग फोर्स। तो ये जो पुलिंग फोर्स है यही हमें निकालना है। ये जो पुलिंग फोर्स है यही हमें निकालना है। ये V वोल्ट की बैटरी है। पहले यहां तक सभी को क्लियर है? अब ये फोर्स कैसे निकाले? देखिए अगर आप एक एक DQ का निकालोगे तब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है। तो यहां पे ये तो मैंने इंटरमीडिएट का बनाया, अभी माउथ पे जब होगा मैं इसकी बात कर रहा हूं। जस्ट ये जब माउथ पर रहा होगा, इसको माउथ पर लाके छोड़े होगे और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, है ना। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पे चार्ज अपना नेगेटिव आ गया था और यहां पे चार्ज अपना पॉजिटिव था। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये कंपोनेंट है यही E, मैं यहां फिर बता दे रहा हूं। तो यहां पे ये EX है और ये EY है। तो ये सभी DQ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लगेगा, मान लो एक DQ की बात कर रहे हो तो यहां लगेगा DQ इंटू EX। और इसी के वजह से सभी DQ पे ऐसे फोर्स लगेंगे तो नेट एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा जिससे ये अंदर को जाने लगेगा। सभी को क्लियर हुआ? चलिए, तो अब यहां से अपने पास ये DQ आ गया और ये DF फोर्स हो गया। तो मेरा ये कहना है आपसे कि सभी DQ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसका अजीब सी है वो इंड्यूस के वजह से, तो उसका फंक्शन बनाना एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो हम उस अप्रोच से नहीं निकाल पाएंगे। हम निकालेंगे इसको कैसे, एनर्जी मेथड से। आप सभी को पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स में F का रिलेशन क्या होता है, F इक्वल टू होता है माइनस du बाई dx। याद आ रहा है सभी बच्चों को, कई जगह पे हम लोगों ने यूज भी किया है। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब F इक्वल टू, देखिएगा F कंजर्वेटिव, F सिस्टम आप लिखते थे माइनस du बाई dx, याद करिए कई बार यूज किया हम लोगों ने। और F एक्सटर्नल एजेंट, अगर वर्क डन बाय सिस्टम, है ना, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा तो वो डेल्टा, याद है सभी को, dw एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होता था, वो केवल du के बराबर होता था। और dw एक्सटर्नल एजेंट क्या लिखते थे आप, F एक्सटर्नल एजेंट, और उसी डायरेक्शन में कोई dx लेते हैं इक्वल टू du, तो वो हम प्लस लिख लेते थे, है ना। जब सिस्टम नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट है जो सिस्टम के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो उसके लिए आप प्लस du बाई dx लिखते थे, याद करिएगा। तो हम यहां पे यही दो चीजों पे के थ्रू जो है इस कॉम्प्लिकेटेड फोर्स को निकाल पाएंगे। अगर आप नॉर्मल F इक्वल टू QE से निकालने जाएंगे तो दिक्कत में आएंगे, वो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि E हर मोमेंट पे अजीब फंक्शन है जिसको ये फंक्शन नहीं बना पाएंगे। लेकिन आपको ये पता है कि F सिस्टम होता है माइनस du बाई dx और F एक्सटर्नल एजेंट होता है प्लस du बाई dx। अब यहां देखें कि एक्चुअली कौन वर्क कर रहा है। सिस्टम का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, क्या वो वर्क कर रहा है। और एक्सटर्नल एजेंट के नाम पे यहां पे एक तरीके से बैटरी है। अगर बैटरी वर्क कर रही होगी रियल में तो हम प्लस du बाई dx लिखेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क कर रहा होगा तो हम क्या लिखेंगे बताइए, माइनस du बाई dx। ये क्लियर है सभी को? अब यहां पे देखो एक एनालिसिस कि अगर ये x डिस्टेंस है और ये प्लेट की पूरी लेंथ अगर L है, प्लेट की पूरी लेंथ अगर L है तो इतना पार्ट डाइलेक्ट्रिक में है, मानते हो ना। हाँ, ये गैप मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये फुली ऑक्युपाइड है। इतना पार्ट एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक में है और इतना पार्ट एयर में है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और ये पार्ट अपना एयर है, दिख रहा है सभी को। तो एक तरीके से इतने पार्ट का आप बोल सकते हो C1 है,
सी डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसको C1 बोल लो, ये अपना एयर है, तो ये अपने पास C1 बोल सकते हैं विथ डाइलेक्ट्रिक, और या ऐसे ही लिख लो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक, तो इसको लिख रहे हैं हम C डाइलेक्ट्रिक। और इस पार्ट वाले को, इस वाले पार्ट का हम लिख रहे हैं C एयर, जो कितना बचेगा L-X, है ना, कितना बचेगा ये L-X। तो L, दो कैपेसिटर मिलेंगे, ठीक है, एक अपना मिलेगा L-X का जिसमें एयर है, और दूसरा मिलेगा जिसमें X डिस्टेंस तक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो चुका है, तो ये दो मिलेंगे, तो इससे हम कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे, और ये दोनों कैपेसिटेंस आप देख रहे हैं किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे, तो C इफेक्टिव लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको जो फॉर्मूला बताया था मैंने, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इफेक्ट D माइनस T प्लस T बाई के, वहां से भी आप निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इसमें वर्क कौन कर रहा है उस पर पहले बात करें। एक्चुअली यहाँ पे बैटरी वर्क कर रही है, कल भी हम लोगों ने कई केसेस किया कि इस पूरे केस में डाइलेक्ट्रिक अंदर होता जाएगा, बट हर मोमेंट पे दोनों प्लेट का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, हर मोमेंट पे दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि बैटरी लगी है डायरेक्टली। तो अगर V कांस्टेंट है, ठीक है, Q इक्वल टू CV है, तो अगर V को कांस्टेंट करना है भाई, और कैपेसिटेंस अपना बढ़ रहा है, डाइलेक्ट्रिक जैसे जैसे अंदर आएगा, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो रहा होगा, K टाइम्स से कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा, पूरा अंदर आ जाएगा तो पूरा K टाइम्स हो जाएगा, ठीक। तो धीरे धीरे टाइम के साथ अपना कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, तो चार्ज को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि पोटेंशियल अपना कांस्टेंट रहे। अगर ये 2 टाइम्स है तो इसको भी 2 फैक्टर से बढ़ना पड़ेगा, ये 3 है तो इसको 3 से बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो कि धीरे धीरे जब ये आ रहा होगा तो कैपेसिटेंस कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा, और जब सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा तो चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ने का मतलब बैटरी ने चार्ज प्रोवाइड किया होगा कैपेसिटर को, पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए। कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जब डाइलेक्ट्रिक पूरा अंदर डाल देते हो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है, चार्ज K टाइम्स बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। तो अभी ये पूरा K टाइम्स नहीं बढ़ा है, क्योंकि अभी कुछ ही अंदर गया है, तो कुछ तो बढ़ा होगा, तो उसके वजह से कुछ चार्ज भी बढ़ा होगा। चार्ज बढ़ने का मतलब है कि एक्चुअली जो वर्क है वो कौन कर रहा है, बैटरी वर्क कर रही है। तो बैटरी वर्क कर रही है, तो हम यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो लिखेंगे, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट वाला लिखेंगे, प्लस du/dx से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आगे अब हम लोग करते हैं, एक C1 और C एयर और C डाइलेक्ट्रिक निकालने जा रहे हैं। इसका विड्थ जो है B ले लेते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का B जो है विड्थ है, B जो है विड्थ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। विड्थ समझते हैं, ये तो आपका फ्रंट व्यू है, देखिए, मतलब ये आपका स्लैब ऐसा रहा होगा ना, ये स्लैब है आपका, ये मैं कह रहा हूं स्लैब ऐसा है ना अपना, जिसका आप केवल कौन सा व्यू देख रहे हो, फ्रंट व्यू देख रहे हो। ये है ना अपना स्लैब। तो स्लैब का मैं कह रहा हूं जो डायमेंशन है, इसके दिमाग में होना चाहिए, स्लैब का डायमेंशन का मतलब ये अपना हो गया विड्थ, ये हो गया B, और इतना पार्ट ये अंदर जा चुका है, इतना पार्ट X अंदर जा चुका है, यही है ना, X पार्ट यही तो अंदर गया है, तो इतना पार्ट अंदर गया है। एरिया आप क्या लिख सकते हो, ये B हो जाएगा, और टोटल लेंथ इसका L है, टोटल लेंथ जो है इसका L ले रहे हैं। अच्छा, इसको विड्थ ये ले लो, एरिया क्या हो जाएगा फिर B इंटू
ये पूरा एरिया चाहिए ना हमें, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही तो लिखते हो, जो कैपेसिटेंस लिखोगे इसका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ए बाई डी में ये अपना एक्स है, डी तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो डी को डी ही रहने देते हैं, जो पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वही डी है, तो ये अपना डी है, ठीक है। और ये अपना एक्स इंसर्ट हुआ था, और एक प्लेट, एक तरीके से ये क्या है, प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है, और ये नीचे वाला प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है, ऐसे ही तो है कुछ, इसको ऐसे आप सोच सकते हैं। अब यहां गैप नहीं दिखाया है मैंने, पूरा बना दिया है ना। ये अपना अपर प्लेट है और ये डाइलेक्ट्रिक है जो ये शेडेड था, ये एक तरीके से ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। ये सी एयर हो जाएगा और ये अपना क्या होगा, सी डाइलेक्ट्रिक। आपको बस समझाने के लिए मैंने एक बार फिर डायग्राम बना दिया इस तरीके से कि बी क्या है, बी उसकी विड्थ है, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट, मैंने कहा कि यहां पे एक्सटर्नल एजेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है, बैटरी। अभी अभी तो समझाया मैंने पूरा कि जो भी आपके पास कैपेसिटेंस बढ़ रहा होगा तो पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए इफेक्टिव वर्क जो है कौन करेगा, बैटरी वर्क कर रही है। तो बैटरी के वर्क कर रही है मतलब बैटरी चार्ज भेज रही है, बैटरी यहां पर चार्ज भेज रही है। फ्रिंजिंग इफेक्ट, FRINGING, फ्रिंजिंग इफेक्ट है उसका नाम। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा सी डाइलेक्ट्रिक, सी एयर। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसका सी नेट क्या लिखोगे, दोनों पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा सी एयर प्लस सी डाइलेक्ट्रिक, यही लिखोगे। तो कैपेसिटेंस अगर इस समय का अगर हमें पता चल जाए तो हम नेट फोर्स निकाल पाएंगे du बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करके, प्लस du बाई डी एक्स करके, है ना। एनर्जी हम तभी लिख पाएंगे सिस्टम की जब हमें कैपेसिटेंस सिस्टम का पता होगा, ठीक है, जिसमें एक्स पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है। तो सी एयर क्या हो जाएगा, ये L माइनस एक्स था, तो सी एयर तो आप लिख ही सकते हो, ये होगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया को आप BD ले सकते हैं, है ना। एरिया जो अपना है ये एरिया है, फेस एरिया क्या हो जाएगा, BD। दिख रहा है सभी को? नहीं, एरिया होगा, ये होगा ना एरिया B इंटू एक्स, सॉरी B इंटू एक्स, और सेपरेशन होगा D, ठीक है। ये जो एरिया है, ये एरिया से नहीं काम चलेगा ना, एरिया तो अपना ये है, ये एरिया है ना स्लैब का, ये स्लैब का ये एरिया है ना, तो ये एरिया क्या लिखोगे, x लेंथ है ना, तो क्या लिखोगे, x इंटू बी, ये एरिया इसका होगा, और इसका एरिया क्या होगा, है ना, इसको आप डाइलेक्ट्रिक का इसको A1 बोल सकते हो, इसको A2। तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया अपने पास हो जाएगा L माइनस एक्स, है ना, इंटू बी, ये हो जाएगा A2। ये क्लियर है सभी बच्चों को? इसीलिए मैंने डायग्राम बना दिया है, एरिया आपका जो होगा, इतना पार्ट जो अंदर गया है, ये पार्ट जो अंदर गया है, ये दिख रहा है ना, ये पार्ट, यही तो स्लैब का है। मैंने कहा था कि जब एरिया चेंज होता है, ऐसा आपने कई बार किया है, तो एरिया चेंज होगा तो वो पैरेलल में होंगे। तो इतना पार्ट आपने, ये स्लैब का इतना पार्ट अपना डाइलेक्ट्रिक का है, इतना एयर का, और ये सी एयर और सी डाइलेक्ट्रिक दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो यहां पे लिखेंगे एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स, एप्सिलॉन नॉट ए के लिए लिखा जा रहा है L माइनस एक्स इंटू बी, ठीक है, अपॉन में D, सेपरेशन तो चेंज नहीं होगा, दोनों प्लेट का बीच का D ही रहेगा, प्लस सी डाइलेक्ट्रिक क्या लिखोगे, वो लिखोगे K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है BX अपॉन में D। तो ये आपने लिख लिया नेट C किसी टाइम पे। हाँ भाई, वर्क डन बाय बैटरी हुआ, बिल्कुल। तो आप वर्क डन बाय बैटरी अगर आप इस फॉर्मूले से भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा U प्लस हीट, यही लिखते हो ना। तो वर्क डन बाय बैटरी और ये डेल्टा, ये हो जाएगा Q डेल्टा V,
ठीक है, क्यू डेल्टा वी। तो ये आपके पास वर्क डन बाय बैटरी, मैं आपको शॉर्ट में यही समझा रहा हूं कि वर्क डन बाय बैटरी चार्ज भेजने की वजह से, वो चार्ज भेज रहा है उसके वजह से जो फोर्सेस बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज एक्स्ट्रा जो भेज रहा है उसके वजह से वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, आप अगर पूरा इक्वेशन लिख के करना चाहोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट एल माइनस एक्स, शॉर्ट में मैंने बताया कि कभी भी आपको बैटरी कनेक्टेड मिले तो प्लस डी यू बाई डी एक्स। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इतना जरूर याद रखिए कि प्लस डी यू बाई डी एक्स करना है जब बैटरी कनेक्टेड है, माइनस करना है जब आइसोलेटेड होगा, वो अभी केस नेक्स्ट है। तो अब यहां से क्या करिए, थोड़ा एक्स को अलग कर लीजिए और कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लीजिए, ओपन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा देखिए। ऐसे ओपन कर सकते हैं, एक्स वाले को एक तरफ ले लेंगे तो सी अपने पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एल बी बाई डी, इसको एप्सिलॉन नॉट एल बी बाई डी ये हो जाएगा। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है देखिए, एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी कॉमन आ रहा है, और तो एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी कॉमन ले लीजिए और एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, के माइनस वन इंटू एक्स, जरा चेक करिए। ठीक है, इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी कॉमन ले लिया, एल प्लस एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी कॉमन ले लिया, एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स। यहां तक आ गया कैपेसिटेंस इस समय, वो एक्स का फंक्शन होगा, एक्स जैसे जैसे चेंज होगा कैपेसिटेंस भी आपका चेंज होगा। यहां तक सभी को क्लियर है? अब देखिए यहां पर आपने इस इंस्टेंट का एनर्जी लिख सकते हो, इस इंस्टेंट का आप एनर्जी लिख सकते हो। क्या लिखोगे एनर्जी? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इस समय क्या होगा, वो हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको पूरे को वी स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन 2d एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स। मैं ये कह रहा था, यहां तक आ गए, एनर्जी हमें मिल गया। ठीक है, एनर्जी मिल गया, किसी भी टाइम पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। और जो भी मैंने आपको डिस्कशन किया कि एक्चुअली जो वर्क हो रहा होगा, एक बैटरी यहां पर एक एक्सटर्नल एजेंट के तरीके से, भाई कोई पुल कर रहा है, यहां पर जो है चार्ज जो आ रहा होगा उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, भाई यहां पे पोटेंशियल को तो कांस्टेंट रहना है, पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए बैटरी नया नया चार्ज डिलीवर्ड कर रही होगी, क्योंकि कैपेसिटेंस अपना बढ़ रहा है, और कैपेसिटेंस जब बढ़ रहा है तो अपना क्या होगा, चार्ज भी बढ़ेगा, तो वर्क डन बाय बैटरी नेट हो रही है। तो वहां से आप ऐसे भी सोच सकते हो कि बैटरी पॉजिटिव वर्क कर रही है एक तरीके से, तो वहां पे सिस्टम पे वर्क हो रहा है। आप ऐसे सोचो ना कि बैटरी सिस्टम पे वर्क कर रही है, सिस्टम बैटरी पे वर्क नहीं कर रहा। अगर कैपेसिटर से बैटरी में चार्ज आता तो आप क्या बोलते हैं कि वर्क डन ऑन द बैटरी हो रहा है, तो सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, लेकिन यहां पे सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं, वही वाली चीज हुई है। तो अगर आपको अब फोर्स निकालना है तो सीधे सीधे आपको अब क्या कर देना है, और किसी को बहुत ये चीज नहीं समझ में आ रही तो वो एक चीज याद रख सकता है, क्या कि वो ये याद रख सकता है कि जब भी बैटरी लगी होगी ऐसे केसेस में, तो हम फंक्शन बनाएंगे एक्स का कैपेसिटेंस के लिए, एनर्जी लिखेंगे और प्लस डी यू बाई डी एक्स करेंगे। तो हमने कैपेसिटेंस का फंक्शन लिया और फिर इसकी एनर्जी लिखी, क्या लिखा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो अब जब हम एफ लिखेंगे तो एफ क्या लिखेंगे, प्लस डी यू बाई सिस्टम, उसका रीजन मैं बता चुका हूं। एफ यहां पर जो होगा वो लिखा जाएगा प्लस डी यू बाई डी एक्स, यू का एक्स का ही फंक्शन है, ठीक है, एज वर्क डन बाई बैटरी है, एज वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ऐसे आप सोच सकते हैं याद रखने के लिए। तो प्लस डी यू बाई डी एक्स, तो यहां से आपको क्या मिलेगा देखिए, जब आप इसको करोगे तो बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर बाई 2d एल, ये तो जीरो हो जाएगा,
तो हमारे पास बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है, क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन 2d के माइनस 1 और dx dx 1 हो जाएगा। तो फोर्स जो पुलिंग फोर्स मिलता है वो मिलता है एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन 2d के माइनस 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो फोर्स अपने पास आ गया F इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन 2d के माइनस 1। और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चीज कि ये फोर्स कांस्टेंट है, ये जो फोर्स आ रहा है, और मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला रट लीजिएगा कायदे से, क्योंकि जेई मेंस में डायरेक्ट इस पे यही फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। जेई मेंस में इसी साल शायद है या नेक्स्ट इसके पहले साल डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था, यही वाला। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन 2d के माइनस 1, इसमें सब लोग जानते हैं कि b क्या है, विड्थ ऑफ द, ये बना हुआ है विड्थ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक प्लेट, b अपने पास है डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, d तो आप सबको पता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है ना, और v जो है पोटेंशियल ऑफ द बैटरी है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विड्थ ऑफ द एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन 2d के माइनस 1। ठीक है, तो ये अभी मैंने क्या निकाला, फोर्स। देखिए जो हीट की बात कर रहे हो भाई, हीट ऊट की बात यहां नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है। ये कब के लिए निकाल रहे हैं, जब वो स्लैब इंसर्ट हो रहा है। आप ये चीज समझ नहीं रहे हैं, ये इसका मतलब ये केवल कहां तक लगेगा, ये माउथ पर इसको लाके ऐसे छोड़ोगे, ये स्लैब है अपना, देखो यहां हीट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अपने पास ये केवल यहीं तक का फोर्स है, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। अभी आपको फ्रिंजिंग इफेक्ट समझाया किस लिए, ये केवल यहां पे लग रहा होगा। जैसे ही इसको यहां पर लाओगे ये पुलिंग फोर्स लगेगा और एक बार यहां लग के गायब हो जाएगा। बहुत कम समय के लिए माउथ पे ये लगेगा, फिर इधर जब ये आने लगेगा तो ये गायब हो जाएगा। क्लियर है ना। और ये जो आप जो एक्स देख रहे हैं, ये पुलिंग फोर्स जो है, आप देखिए एक्स का कोई फंक्शन है क्या, देखिए आप यहां से एक्स का कोई फंक्शन है नहीं है। एल कहां गया, एल कहां गया, तुम बताओ एल कहां गया। ये दिख तो रहा है एल आपका कांस्टेंट है। जब इसको ओपन करोगे आप तो ये टर्म डिफरेंशिएट करने में जीरो हो जाएगा भाई। ये टर्म डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब ऐसे लोग साथ साथ में करते नहीं है, इसीलिए उनको डाउट आता है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, केवल एक्स वाला टर्म बचेगा, तो वो इधर आ गया, dx dx 1 हो गया। एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया बस। ठीक है, तो यहां पे आपने एक पुलिंग फोर्स, इंपल्स समझते हैं सब लोग ना, इंपल्सिव फोर्स, सडन फोर्स। जैसे आप उसे माउथ पर लेके आओगे, वो यहां पे फोर्स लगेगा, अब उस फोर्स के लगने के बाद उसको एक फोर्स मिला, एक एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन मिल गया तो एक्सेलरेशन से वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन मिलेगा, धीरे धीरे उसको वेलोसिटी मिलेगी, वो कंटिन्यू करेगा, और फिर जो है अभी इसका मोशन भी देखेंगे, ऑसिलेटरी मोशन होगा इसका। ठीक है, तो एक बार जब फोर्स लगेगा, इंपल्सिव फोर्स समझते हैं ना, सडनली जब फोर्स लगेगा एक तरीके से, या आप सडनली छोड़िए, आप फोर्स लगेगा, इंपल्स बोलना ठीक नहीं है, इंपल्स बोलना ठीक नहीं है, एक फोर्स लगेगा माउथ पे, अब उस फोर्स से वो क्या होगा, थोड़ा सा पुल होगा, पुल होने के बाद उसमें एक्सेलरेशन कुछ आ चुका होगा, तो धीरे धीरे वो कुछ आगे बढ़ेगा। अभी देखेंगे कब तक बढ़ेगा और क्या होगा, ये रुकेगा कि क्या करेगा, उस पर बात करते हैं। ये क्लियर है सभी को। अब आप देख भी रहे हो कि ये फोर्स जो है कांस्टेंट है, एक्स का फंक्शन नहीं है, आप सभी को दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर बाई 2d के माइनस 1। ठीक है, तो ये अपना कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब इसका मोशन देखिए। जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये क्या होगा, रुकेगा, कब रुकेगा, तो देखिए इसका मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन होगा,
सिंपल हार्मोनिक नहीं, ऑसिलेटरी। मोशन कैसा होगा देखिए, मोशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसके अगर मोशन को डिस्कस करिए तो आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलता है, ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। कैसे देखिए, यहां से अगर इसके हो मान लो ये अपना स्लैब है, कैपेसिटर प्लेट है और ये अपना स्लैब है। यहां आपने इसको क्या किया, जस्ट इसको माउथ पे आपने छोड़ दिया, ठीक है, माउथ पे आपने इसको छोड़ दिया। अब क्या होगा सबको पता है, यहां से पुलिंग इफेक्ट लग रहा था इसको। अब इस पुलिंग इफेक्ट से ये अंदर जाएगा, एफ फोर्स लग रहा है ना एजेस पे, तो ये फोर्स लग रहा है, इसी को मैं T इक्वल टू 0 बोल रहा हूं। इस इंस्टेंट को मैं क्या बोल रहा हूं, T इक्वल टू 0। ये जो मोमेंट है अपना, इसको मैं बोल रहा हूं T इक्वल टू 0। यही लिख देता हूं बस, ये है T इक्वल टू 0। ये L लेंथ है। जैसे ही फोर्स लगता है तो ये तो सब लोग जानते हो ना, इसमें एक्सेलरेशन आ चुका है। एक्सेलरेशन तो तुरंत आएगा, फोर्स लगेगा, वेलोसिटी बाद में आएगी, वेलोसिटी थोड़ी देर में आएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी F बाई एम। तो एक्सेलरेशन बताएंगे सब लोग क्या होगा, F बाई एम। इसका मास अगर हम m ले लें तो F बाई एम, और F अभी आपने F निकाला, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर K माइनस 1 अपॉन 2D, यही था ना, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर K माइनस 1 अपॉन 2D। तो अपॉन में 2D और इसको मास से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो इतना तो सभी को काइनेमेटिक्स आती है कि जब कोई पार्टिकल एक्सेलरेट होके चलता है तो टाइम के बाद उसमें क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है। तो धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रहा है और इसमें वेलोसिटी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम के बाद क्या होगा, जब ये पूरा इंसर्ट हो चुका होगा, जब ये पूरा इंसर्ट हो चुका होगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये पूरा यहां पर अंदर आ चुका होगा तो मोमेंटम के वजह से क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, कुछ आगे निकलेगा। जैसे ही आगे निकलने लगेगा तो फिर फोर्स उसको पीछे खींचेगा, तो वो धीरे धीरे रिटार्ड होगा। तो कोई पूछ रहा था कि रुकेगा कब, तो जब ये फिर से इतना ही इधर होगा तो रुक जाएगा। क्लियर है सभी को। तो इतना जब फिर से जब इधर होगा, देखिए नेक्स्ट मोशन क्या होगा, नेक्स्ट मोशन आप ये बोल सकते हो कि यहां पर एक इंस्टेंट होगा जब वो पूरा यहां से यहां तक अंदर को आ चुका होगा, ठीक है। दूसरा इंस्टेंट होगा जब ये यहां से बाहर को निकल रहा होगा, जब ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पूरा बाहर निकलेगा फिर पुलिंग फोर्स इसको क्या करेगा, खींच लेगा। तो यहां से अब अपने पास ये इंस्टेंट है जब ये पूरा जो है अंदर आ चुका होगा, और इस समय इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। इस समय v जो है मैक्सिमम होगा इस पे, इस समय जो इसका जो v होगा उस पे मैक्सिमम होगा, v मैक्स होगा एक तरीके से, और एक्सेलरेशन 0 हो चुका होगा, फोर्स यहां पर 0 होगा। इस v मैक्स के वजह से थोड़ा और आगे निकलेगा ये। अब जब ये बाहर को निकल रहा होगा, जब ये बाहर को निकल रहा होगा तो सबको पता है क्या होगा, अब जब ये बाहर निकलेगा तो फोर्स इधर लगेगा, तो अब यहां से इस जोन में ये रिटार्ड होगा, और ये रुकेगा कब, फिर से जब ये उस एंड पे पहुंचेगा तब जाके रुक जाएगा। है ना, इधर जब वो जा रहा होगा तो यहां पे ये धीरे धीरे फोर्स आपका इधर रिटार्डिंग फोर्स लगने लगेगा, और ये यहां पर जाके ये रुक जाएगा, और फिर ये यहां से फिर एक्सेलरेट होगा। तो सभी लोगों को क्लियर है कि ये T इक्वल टू 0 है और ये लेंथ L है। तो यहां से यहां का टाइम, यहां से यहां का टाइम का मोशन निकाल सकते हैं क्या, ये अपना T, ये T निकाल सकते हैं। फिर यहां से इधर जाएगा उतना ही T लगेगा यहां से इधर जाने में, और फिर ये इधर आएगा
और फिर ये यहां आ जाएगा, तो ऑसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है, तो ये टाइम जो होगा इसका कितना होगा, 1/4। यहां से यहां का जो टाइम लगा और फिर यहां से यहां निकलने का टाइम, 2 टाइम हुआ, फिर अंदर आने का टाइम तीसरा, और चौथा फिर से ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर है सभी को? अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं पूरा साइकिल ही बना देता हूं, ऐसे सब लोग समझ गए होंगे कि पूरा साइकिल क्या होगा। फिर ये अंदर आएगा तो अंदर आएगा, यहीं बना दूं, ये फिर से अंदर आएगा तो फिर से ये यहां पर आएगा, और फिर से ये क्या होगा, फिर से ये पोजीशन अचीव करेगा। क्लियर है सभी को? रिटार्डिंग कैसे आएगा भाई आपको तो अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस पे जो फोर्स लगाएगी, ये नेगेटिव चार्ज है, ये फ्रिंजिंग इफेक्ट तो बताया, आप नहीं समझ रहे हो तो उसका कोई इलाज नहीं है, ये नेगेटिव है ना। अच्छा, इधर पॉजिटिव लिया था और ये अपना नेगेटिव था, तो आपको क्या सिखाया गया, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक कंपोनेंट इधर ही तो फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स, पुलिंग फोर्स इधर लगाएगा। जैसे ही ये यहां से आगे, ये यहां की बात नहीं है, जैसे ही ये आगे निकल रहा होगा तभी से ये रिटार्ड होने लगेगा। जब ये पूरा माउथ पर आ जाएगा तो फिर से ये फोर्स इसको इधर लेके इधर खींचेगा। जिसको समझना होगा वो समझ लिया होगा, बहुत समझा दिया मैंने। अब यहां से अपने पास t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो t क्या हो जाएगा, l इसका डिस्टेंस है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो l इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ at²। तो t कितना आ जाएगा, 2l/a का अंडर रूट। टोटल टाइम पीरियड, एसएचएम नहीं है भाई, एसएचएम में इतना सभी लोग जानते हैं कि एसएचएम में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए, जबकि यहां पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो ऑसिलेटरी मोशन होगा, एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, अगर आप टाइम पीरियड बोल रहे हैं तो इस t का कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, देख लीजिए, यहां से यहां t 1, यहां से यहां वाला t, ये वाला, ये 2, फिर यहां से अंदर आया 3, ये रहा, फिर यहां से यहां चला गया 4, अपने जहां से शुरू किया वहीं पहुंचा। यही तो होता है टाइम पीरियड, कोई पार्टिकल जहां से आता है वहीं पहुंच जाए, दैट इज द टाइम, टू एंड फ्रो मोशन का टोटल टाइम। बिल्कुल, तो ये अपने पास टाइम पीरियड हो जाएगा 4t। तो यहां से आप 4 निकाल चुके हो, तो टोटल टाइम जो है ऑसिलेशन का हो गया 4 टाइम्स t। तो ये 4 टाइम्स, और इसको t की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट 2l/a। अब ये पूरा a उठा के यहां पे पुट कर दो, पूरा a यहां पे उठा के पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 अंडर रूट a की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये a है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो उस 2 से वो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 4dm अपॉन 4dm, इधर l भी आ जाएगा। सॉल्व करके आप खुद देखिए, और नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट bv² k-1। ठीक है, अब ये 4 बाहर ले लीजिए तो 2 बाहर आएगा, तो फाइनली आपका फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मिलता है, इसका स्लैब का, ये 8 हो जाएगा, 8 अंडर रूट dml, चेक करिएगा सब लोग, एप्सिलॉन नॉट bv² k-1। तो दिस इज योर टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड से वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, इस टाइम पीरियड से वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो ये इसका मोशन होगा। लेकिन ये सारा चीज कब डिस्कस हुआ है, अगेन व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारा एनालिसिस हमने कब किया है, जब बैटरी हमारी क्या है, कनेक्टेड है, जब बैटरी हमारी कनेक्टेड है। टाइम पीरियड 2t होगा, टाइम पीरियड 2t कैसे हुआ, यहां से यहां को t माना है, जब ये पूरा अंदर आ गया, फिर यहां से बाहर गया 2t। ठीक है, और फिर ये वापस आएगा ना भाई, यही इस पोजीशन को गेन करेगा, 2t नहीं होगा 4t। ठीक है, 2t में तो यहां तक आएगा, ये 2t होगा, ये 2t है, ये अपना 3t है, और ये अपना 4t है। तो यहां आने में फिर से उसको 4t लगेगा। क्लियर है, क्लियर है। एडवांस मीन्स यार कोई टॉपिक मतलब बाइफरकेट नहीं है, ये सब डायरेक्ट रिजल्ट आपसे मेंस में पूछ लिया जाता है,
तो मैं ये एडवांस में भी पूछा सकता है, मेंस में भी पूछा सकता है। मेंस में डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेते हैं, एडवांस में इस पे और अच्छे क्वेश्चंस बना के पूछ लेंगे अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा केस कि जब हमारा कैपेसिटर आइसोलेटेड है। केस 2, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ड्यूरिंग इंसर्शन इन द कैपेसिटर, ये है। और केस उसमें भी स्पेशल केस क्या है कि बैटरी इज नॉट कनेक्टेड व्हेन कैपेसिटर इज, केस 2 ये है कि व्हेन बैटरी इज आइसोलेटेड, व्हेन कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, मतलब कैपेसिटर आइसोलेटेड है और वो चार्ज है, पहले से चार्ज है। व्हेन कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, आपने चार्ज करके उसको बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया एक तरीके से, प्लेट में चार्जेस हैं, जितना चार्ज होना था वो हो चुका था। व्हेन कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, ये है। ठीक है, भाई परपेंडिकुलर, यार तुम कौन है यार, ये बार बार चीज वही पूछ रहा है। यहां पे आपको मैंने बताया कि जब ये फाइनाइट, आपको सुनते नहीं हो, ये फाइनाइट प्लेट है। तो फाइनाइट प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिए, फाइनाइट प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिए। एजेस पे क्या क्या होता है, आईआईटीएन बनने का सपना सबके पास है, बट उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लोग बताने के बाद भी। ई पैरेलल है और इधर ई परपेंडिकुलर है, याद करिए। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई गई थी कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी थी या नहीं थी, बताइए भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी थी, तो उसी प्लेट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कर्व आई है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हुए हैं। ये समझ में आया। तो हम जो है फाइनाइट लाइन चार्ज, फाइनाइट प्लेट ले रहे हैं, उसके वजह से फ्रिंजिंग इफेक्ट आया है। इनफाइनाइट लेते तो हमेशा परपेंडिकुलर होता। ये चीज आज ही तीसरी या चौथी बार एक्सप्लेन किया मैंने। व्हेन कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, इस केस में देखिए क्या होगा। जब कैपेसिटर आइसोलेटेड होगा तो यहां कंस्ट्रेंट केवल चार्ज पर है। सभी को पता है कि जब कोई भी चीज आइसोलेटेड है, कैपेसिटर आइसोलेटेड होता है, तो एक चीज केवल कंजर्व रहती है, वो क्या, क्यू। कल भी आपने देखा था कि अपना चार्ज जो है हमेशा क्या रहेगा, वो अरे वोल्टेज क्यों वेरी करेगा भाई, वोल्टेज क्यों वेरी करेगा, वोल्टेज अपना क्यों वेरी करेगा मेरे भाई, वो बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी एक डीसी सोर्स है, उसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आपका कमेंट लेना बंद करना पड़ेगा। व्हेन कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, व्हेन कैपेसिटर आइसोलेटेड होगा, क्योंकि आप बहुत दूसरों को बड़ा दुख दे रहे हो। जो बच्चे मार्क्स लाने वाले बैठे हुए हैं उनका बहुत हैम्पर हो रहा है। यहां पर आपके पास ये कैपेसिटर है, इसीलिए अब इस पे लगाम लगाना पड़ेगा। जेन्युइन कमेंट्स और जेन्युइन डाउट ही अब इंटरटेन कर पाऊंगा मैं। व्हेन कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, एक ही बात को 10 बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं। व्हेन कैपेसिटर, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, इतना कुछ पढ़ाया जा रहा है, इतने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो उसके लिए तो भाई थोड़ा सा आप अपना भी आप मदद दीजिए। एक बार जो बताया जाए उसको सीखिए। व्हेन कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, जब आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो उस केस में चार्ज कंजर्व रहेंगे। आपने चार्ज करके इनको छोड़ दिया है। ठीक है, इसको चार्ज करके छोड़ दिया है। ये क्यू चार्ज है, आपने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, चार्ज करके छोड़ दिया है, इस पे क्यू चार्ज था। अब आप यहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आ रहे हो, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मेरा आपसे ये कहना है कि जो भी चार्ज होगा आइसोलेटेड कैपेसिटर में, मैं लिख देता हूं कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। इन आइसोलेटेड कैपेसिटर चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे चार्ज कांस्टेंट होगा, वहां क्या कांस्टेंट था, पोटेंशियल कांस्टेंट था। चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो चार्ज आपका यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा। अब अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें लेके आओगे
तो जो भी फ्रिंजिंग इफेक्ट से फोर्स लगेगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, अब जो फोर्स लगेगा उससे आप फिर से वैसे ही पोटेंशियल, कैपेसिटेंस तो वही होगा एक्स डिस्टेंस पे अगर आप करोगे, बट यहां पर जो एनर्जी लिखोगे, ठीक है, जब आप, अरे दोनों पे पॉजिटिव कैसे हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। ठीक है, तो ये चार्ज आपका जो भी आपने इसको चार्ज दिया है, जो भी ये क्यू है, ये कांस्टेंट रहने वाला है, आपको पता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि यहां जब आप एनर्जी लिखिएगा तो हाफ सीवी स्क्वायर मत लिखिएगा, आप यहां पर हाफ सीवी स्क्वायर मत लिखिएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखिएगा, टोटल सिस्टम की एनर्जी, क्योंकि सिस्टम का टोटल चार्ज क्यू कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल जैसे जैसे आपको पता है, कल भी किया था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप आइसोलेटेड में डालते हो तो जैसे जैसे स्लैब अंदर को जाएगा उसका पोटेंशियल, हर पार्ट पे पोटेंशियल अलग अलग होता जाएगा, पोटेंशियल आपका चेंज होगा, बट टोटल चार्ज प्लेट पे जो क्यू दिया है वही रहेगा। तो इसमें आपको नया कुछ नहीं है, आप किसी भी एक्स पे मान लीजिए जैसे आपने माना था, और कैपेसिटेंस निकाल चुके हो, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने ये माना था कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपना x है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना है, l माइनस एक्स। तो दो कैपेसिटर माना था आपने, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं, उसी एक्सप्रेशन को डायरेक्ट ले रहा हूं। ये अपना x है और ये अपना है l माइनस एक्स, बाकी सब डायमेंशन आपको पता ही है। तो इसमें कैपेसिटेंस की तो वैल्यू आपने लिखी थी ना, इसमें जो ये C एयर, और तो C तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, C क्या था अपना नेट सिस्टम का, कितना लिखा था, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी एल प्लस के माइनस 1x, यही लिखा था। बट यहां पे आपने हाफ सीवी स्क्वायर आपने लगाया था, क्यों, क्योंकि यहां पर v कांस्टेंट था, v यहां पर क्या था, कांस्टेंट था, दिख रहा है सभी को। लेकिन यहां पर अब क्या करिएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c लगाइएगा। ठीक है, यहां पर क्यू स्क्वायर बाई 2c लगाइएगा, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, c पहले लिख लें, एप्सिलॉन नॉट b बाई डी L प्लस के माइनस 1, L प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स, यही तो था अपना कैपेसिटेंस, यही आएगा, है ना। यहां पे भी वही है, एक सी, यही तो आएगा जो अभी आपने किया, दोबारा मैं नहीं कर रहा हूं। सी डाइइलेक्ट्रिक और सी अपना एयर, दोनों पैरेलल में होंगे, तो सी यही आएगा। बट यहां जो एनर्जी लिखेंगे वो एनर्जी आप लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाई 2c, पहले ये ध्यान रखिए। यहां जो टोटल चार्ज है, इस टोटल चार्ज, प्लेट के टोटल चार्ज को Q ले लिया है, कैपिटल Q ले लीजिए, मैंने यहां कैपिटल Q बोला है, तो टोटल चार्ज जो है Q जो है अपना क्या है, टोटल चार्ज ऑन द प्लेट। ठीक है, तो ये प्लेट का चार्ज जो आपने उसको चार्ज करके छोड़ दिया था, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c ये लिखेंगे, ना कि हाफ सीवी स्क्वायर लिखेंगे। सभी को क्लियर है? क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो कि यहां पे इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E बाई के होगी, ध्यान दीजिएगा, इस वाले में जिसमें डाइलेक्ट्रिक जा चुका है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E बाई के होगी, तो यहां से इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल अलग होगा। एयर वाले में जो दो प्लेट आमने सामने है उनका पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड केवल E होगी। बैटरी वाले में ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि आपने पढ़ा है कि बैटरी में E बाई के होना चाहिए था, बट एक्स्ट्रा चार्ज देके वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखता है। क्लियर है? और इसी से पोटेंशियल कांस्टेंट रहता था। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड कि हम यहां हाफ सीवी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम यहां क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब यहां पर आप क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखिए। अब एक चीज और आपको इसमें चेंज है, एफ जो लिखेंगे, यहां एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कौन वर्क कर रहा है, यहां कोई नहीं है, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सिस्टम का जो यहां पे वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सिस्टम का जो यहां पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है।
ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फोर्स इसको एक्चुअली वर्क कर रहा है, वहां बैटरी वर्क कर रही थी। जो मैंने फ्रिंजिंग इफेक्ट है उसी को ऐसे दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिसके वजह से पुलिंग फोर्स इधर मिलेगा। तो ये एफ सिस्टम है भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो एफ सिस्टम खुद वो उसको खींच रहा है, तो एफ सिस्टम है तो हम आप यहां पे आप लिखेंगे एफ सिस्टम ये है तो माइनस डी यू बाई डी एक्स कर देंगे, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो जब स्लैब आइसोलेटेड कैपेसिटर में इंसर्ट हो रहा होगा तो आपको एफ जो लिखना है वो माइनस डी यू बाई डी एक्स लिखना है, जब बैटरी होगी तो उसमें प्लस डी यू बाई डी एक्स लिखना है, ठीक है। तो अब यहां से आपके पास एफ सिस्टम क्या हो जाएगा, देख लो, माइनस डी यू बाई डी एक्स आपने अभी फंक्शन बनाया था ना डी यू बाई डी एक्स का, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो पहले ये डिनोमिनेटर में जाने वाला है ना, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो आप क्या लिखोगे, देखो थोड़ा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, क्यू स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट है और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई सी, ऐसे ही तो लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई सी। तो क्यू स्क्वायर बाई टू, चेन रूल लगा लो, वन बाई सी को कैसे करोगे, डी बाई डी सी ऑफ वन बाई सी इंटू डी सी बाई डी एक्स, ऐसे चेन रूल लगा सकते हो, यही तो करते हो डिफ्रेंशिएशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू है ना, और वन बाई सी का माइनस सी स्क्वायर, और यहां पे भी एक माइनस है पहले से चला आ रहा है, तो ये माइनस वन बाई ये माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाई सी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन इंटू डी सी बाई डी एक्स। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स, ये आपको फाइनली मिला, ठीक है। अब आपको एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मिलेगा फोर्स का, क्या मिलेगा, यहां पर आपके पास C निकाले हो, इसका dc बाई डी एक्स कर दो तो ये मिल जाएगा, और बाद में C को पूरा यहां पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर लो। तो यहां से dc बाई डी एक्स मैं निकाल देता हूं, dc बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी, एल वाला तो टर्म जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, के माइनस वन अपॉन में डी, ये हो जाएगा अपना dc बाई डी एक्स। इसको यहां पुट करने का है और c की पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू यहां पे पुट करना है, तो यहां से आपको नेट मिल जाएगा। तो फाइनली आपको एफ सिस्टम क्या मिलता है, स्लाइड नहीं होगा, ये बड़ा एक्सप्रेशन है, इसको लिखेंगे कैसे बिना इसके, चलो फिर आगे करते हैं। यहां पे अपने पास ये फोर्स हो गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी स्क्वायर डी सी बाई, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, डीसी बाई डी एक्स मैंने निकाल दिया है, इसको पुट कर दीजिए, डीसी बाई डी एक्स मैंने निकाल दिया है, इसको यहां पे पुट कर दीजिए और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। कॉपी कर लें, चलो अब हाथ से ही कॉपी करते हैं। तो फाइनली अपने पास एफ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी स्क्वायर, क्या था, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर
डीसी बाई डी एक्स, यही था ना भाई। तो यहां पे फोर्स आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, सी की वैल्यू लिख रहा हूं, सी की वैल्यू अपने पास ये थी, देखिए एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी एल प्लस के माइनस 1 एक्स, है ना, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा और ये भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा। ये खुद से करिए, ये सब मेरे साथ खुद से करिए, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। डीसी बाई डी एक्स, डीसी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डीसी बाई डी एक्स मैंने निकाल दिया है, एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी के माइनस 1, के माइनस 1, ये आ गया पूरा एक्सप्रेशन एफ का। ठीक है, अब आप यहां से क्या लिख सकते हो, एफ क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ऊपर ले जाओ, अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर, बड़ा एक्सप्रेशन होगा, के माइनस 1 एक्स, ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है, इनटू एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी के माइनस 1। चेक करिएगा कहीं गलती हो तो बताइएगा। एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, बी से बी कैंसिल एक, ठीक है, तो फाइनली आपको नेट एक्सप्रेशन मिलता है, बी से एक बी कैंसिल हुआ, डी से एक डी कैंसिल हुआ, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ, तो यहां पे बचा क्यू स्क्वायर, ठीक है, और यहां आएगा के माइनस 1, नीचे क्या बचेगा भाई 2, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल तो एक बचेगा, बी स्क्वायर से एक बी कैंसिल तो एक बी बचेगा, डी ऊपर एक बचेगा, डी एक ऊपर बचेगा, क्यू स्क्वायर डी के माइनस 1 2 एप्सिलॉन नॉट बी, चेक कर लीजिएगा, और ये हो जाएगा एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। तो ये पूरा फोर्स जो है एक्स का फंक्शन आ रहा है, ये आप देख रहे हैं दोनों में अलग चीज क्या है, ये फोर्स जो है एक्स का फंक्शन आ रहा है, ये चीज आप समझ पा रहे हैं, और यहां से फिर आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यहां पर फोर्स जो है पूरा फंक्शन आ रहा है एक्स का, क्यों आ रहा है फंक्शन, इसीलिए आ रहा है कि जैसे जैसे आप यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वहां बैटरी था तो बैटरी क्या करता था, जो भी फोर्स वो कांस्टेंट क्यों आया था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चार्ज देके पुलिंग को क्या कर रहा था, मैनेज कर रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक्चुअल वर्क बैटरी कर रहा था, यहां सिस्टम फोर्स वर्क कर रहा है, जैसे जैसे वो जा रहा है, देखिए एक्स आपका बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज होगा, जैसे जैसे वो अंदर जाएगा स्लैब तो धीरे धीरे फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। के माइनस 1 कैंसिल होगा, नहीं भाई के माइनस 1 कैसे कैंसिल कर रहे हो, ये एल प्लस के माइनस 1 एक्स है, इसको इस के माइनस 1 से कैंसिल कैसे कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, ये नहीं होगा, ये के माइनस 1 जो है एक्स के साथ है, एल के साथ है, इसको इसके साथ कैसे कैंसिल कर रहे हो, क्लियर है सभी को। तो बाकी बच्चे भी चेक करके बताइए सब सही है, स्क्वायर ओपन करके भी नहीं होगा भाई, यहाँ एल प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर कॉमन लोगे तो वहां से शायद कैंसिल हो जाए, हाँ तब आप कर सकते हो, पूरे को आप कॉमन लेके फिर यहां से कैंसिल कर सकते हो, रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके दो केसेस हुए जिसमें कि आपका डाइलेक्ट्रिक जो है, एक बार जब इंसर्शन हो रहा है विदाउट बैटरी, एंड एक बार अपना क्या हो रहा है विदाउट बैटरी, मतलब F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, और एक बार विथ बैटरी तो F इक्वल टू प्लस डी यू बाई डी एक्स। और डी यू कैसे लिखना है, एक्स मान लेना है कि अंदर गया, दो कैपेसिटर मानने हैं, एक डाइलेक्ट्रिक के साथ और एक दूसरा किसके साथ, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, दोनों पैरेलल में होंगे, तो C इक्विवेलेंट निकालना है। एक बार C इक्विवेलेंट आ गया तो वहां भी ध्यान रखना है, अगर अपना बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो एनर्जी के लिए हाफ CV स्क्वायर लिखा जाएगा, और अगर आइसोलेटेड है तो Q स्क्वायर बाई 2C लिखा जाएगा, क्योंकि Q अपना कांस्टेंट है। ठीक है, SCV में ऐसे बहुत भयंकर क्वेश्चन है, इस पे SCV में इस पे बहुत भयंकर क्वेश्चन है, जाके सब कर लीजिएगा, हो जाएगा, मार्क क्या कराना है सब करिए।
जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये करते हैं, एक क्वेश्चन इसी पे करते हैं ये। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, ये करते हैं पहले। एससीवी का ही क्वेश्चन है। एससीवी का क्या क्वेश्चन है? ये बहुत फेमस बुकों का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एससीवी वर्मा जी ने भी टेपा है इसको कहीं से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़िएगा सब लोग। अब आपके लिए ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पढ़िए। फिगर shows two parallel plate capacitor with fixed plate and connected to battery। दो फिक्स प्लेट है और ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज द सेम फॉर द टू। अच्छा, ये बैटरी का पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है। ऑब्वियसली इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज सेम फॉर द टू कैपेसिटर। अच्छा, मतलब ये भी D है तो ये भी D है, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द टू कैपेसिटर। द प्लेट्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप विथ B। विथ क्या है? B है, और लेंथ है L1 है। एक का लेंथ है L1 और दूसरे का लेंथ है L2। ये दिख रहा है आपको? ये पूरा L1 है। दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे ज्वाइन है और दो कैपेसिटर के साथ लगे हुए हैं। पहले आप लोगों को फिगर समझ में आया कि नहीं? एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ए है, और ये दो डाइलेक्ट्रिक हैं K1 और K2 के। K1 का आधा पार्ट कैपेसिटर 1 में घुसा है, K2 का आधा पार्ट कैपेसिटर 2 में घुसा है। दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो ये अपने पास L1/2 है। इनफैक्ट ऐसा लिखा है क्या इन्होंने? तब लेंगे लेंथ L1। द लेफ्ट हैंड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैज a dielectric constant K1 and the right has K2. Neglecting any friction, find the ratio of voltage to the left battery to the right battery with which dielectric slab may remain in equilibrium. अब ये कितना पार्ट इसका अंदर है, ये चीज कैसे पता चलेगा? कितना पार्ट इसका अंदर है? ये पूरा L1 है, इसमें इनको ये देना चाहिए। L1 है connected to two beds. Separation between the plate is same for the two capacitor. The plates are rectangular in shape with B and length L and L2. The left half लिख दिया है, देखो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है the left half of the dielectric slab, मतलब इसका आधा पार्ट, इतना पार्ट जो है L1/2 है। जितना पार्ट अंदर है वो है अपना L1/2। ये लिख रहे हैं। इतना जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक है जो मैं शेडेड कर रहा हूं, और इधर ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो इतना पार्ट है L1/2 जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जो कैपेसिटर के अंदर है। बाकी ये सब बाहर है। इसका भी कितना पार्ट डाइलेक्ट्रिक के अंदर है? L2/2। L2/2 ये अंदर है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप बताओ कि रेशियो ऑफ V1/V2 जिससे ये इक्विलिब्रियम में रहे, ये इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब नेट फोर्स इस पे 0 करना है, ठीक है। नेट फोर्स इस पे 0 करना है, तो क्या हो जाएगा? तो सबको पता है कि भाई ये जो पार्ट है इस पे जो फोर्स लग रहा होगा F1 लग रहा होगा कुछ डाइलेक्ट्रिक पे इधर, और इस वाले पे इधर लग रहा होगा। बैटरी कनेक्टेड वाला फॉर्मूला लगा दो और खत्म करो कहानी। आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ये F1 है और इधर होगा F2, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम है बहुत जहर क्वेश्चन, बट अब आपके लिए जहर नहीं है। फॉर इक्विलिब्रियम F1 इज इक्वल टू F2, कोई फ्रिक्शन उक्शन नहीं है। F1 क्या लिखेंगे भाई? एप्सिलॉन नॉट B, V के जगह पे क्या होगा? V1 स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर K-1 अपॉन 2D। देख लो भाई, यही था ना फॉर्मूला। तो D सबके लिए सेम है, इसका V1 होगा, विड्थ भी B है। फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट B V स्क्वायर अपॉन 2D K-1। देख लीजिए,
एप्सिलॉन नॉट डी वी स्क्वायर अपॉन 2d के माइनस 1, यही तो था। तो यहां पे क्या लिख देंगे आप, एप्सिलॉन नॉट बी v1 स्क्वायर, के जगह यहां k1 होगा, k1 माइनस 1 2d, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी v2 स्क्वायर, यहां आ जाएगा k2 माइनस 1 अपॉन में 2d, सब कैंसिल हो रहा है, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू अंडर रूट k2 माइनस 1 अपॉन k1 माइनस 1, ये रेशियो होना चाहिए। ठीक है, अरे भाई कोई ये इतना बड़ा फॉर्मूला तुम लगा रहे हो, ये दूसरा वाला लगा दे रहे हो, आइसोलेटेड का नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा जिसमें बैटरी कनेक्टेड है, तो ये लाएगा रेशियो k2 माइनस 1 अपॉन k1 माइनस 1 अंडर रूट। मान लो इसको जेई मेंस का बनाना होगा, वो यहाँ वैल्यू दे देगा, वहां से कर लेगा। तो कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़िए मत, उससे क्या क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं, और ये क्वेश्चंस आएगा तो वो सभी लोग तुरंत करेंगे जो पढ़े हुए हैं, जिनको फॉर्मूला भी रटा है केवल वो कर लेंगे। हाँ भाई, एससीबी से आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाते हैं, पढ़ लीजिए एक बार, सब लोग पढ़ लीजिए, पूरी कहानी पढ़ लीजिए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया है एलबी। प्लेट एरिया एलबी का मतलब सभी बच्चे समझते हैं कि यहां पर ऐसा कुछ प्लेट होगा, ये देखने में ऐसा है बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, कई बार बनाया है, ये ऐसा है ना। अब एलबी का मतलब समझते हो आप, लेंथ इसका ये अगर एल होगा पूरा और ये इसका विड्थ होगा, तो ये जो फेस एरिया ए है इसी को बोला जा रहा है एलबी। ठीक है, इस पे आपने बैटरी कनेक्ट कर रखा है, ऐसे बैटरी कनेक्ट कर रखा है, ऊपर से कर लो, इधर पानी आने वाला है, बैटरी गीली हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये बैटरी कनेक्टेड है आपका, ऐसा यही चीज तो है जो यहां पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो विथ सेपरेशन डी, इनके बीच का सेपरेशन है डी, इनके बीच का सेपरेशन है डी। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, स्विच अभी ओपन है, तो ये जो भी लिक्विड है वो यहां पर है, लिक्विड अभी जस्ट यहां पर है। ठीक है, इरोडोफ का ही क्वेश्चन है भाई। तो कैपेसिटर प्लेट्स आर केप्ट वर्टिकल एंड टचेस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, अभी जस्ट ये यहां पर है, इसकी डेंसिटी रो है, डेंसिटी जो है लिक्विड की रो है। जैसे ही आप स्विच को क्लोज कर दे रहे हो, फाइंड द हाइट बिटवीन द प्लेट्स टू विच द लिक्विड लेवल विल राइज। अब यहां स्विच को क्लोज करने पे पानी अपने आप ऊपर जाने लगेगा, मतलब मैं पानी नहीं बोल सकता उसको, लिक्विड है तो ऑब्वियसली लिक्विड है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा, उसमें आयोनाइजेशन होगा, समझते हैं ना। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स है, मान लो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में कैथोड होता है, एनोड होता है, पोलराइज हो जाते हैं कि नहीं, केटायंस और एनायंस अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, उसी तरीके का कोई लिक्विड है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो जब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जब स्विच को क्लोज कर दोगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और यहां पे पोलराइजेशन से यहां पे कुछ इंड्यूस होगा, समझते हैं। यहां पे जैसे आपका ये पॉजिटिव हो गया है ना, इधर अपने पास नेगेटिव हो गया, तो इस फील्ड की वजह से यहां पे भी कुछ जो है क्या होगा, क्यू इंड्यूस होगा, चार्जेस इंड्यूस होंगे। अब इस इंड्यूस चार्ज की वजह से यहां पे पुलिंग इफेक्ट आएगा, जैसे अभी आपने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक का, तो पुलिंग इफेक्ट आएगा तो धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा। लेकिन क्या ये हमेशा ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि इस फोर्स के वजह से ये ऊपर तो जा रहा है, बट ग्रेविटी भी तो लग रही है, तो एक टाइम आएगा जब ग्रेविटी जो है उस फोर्स को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो ग्रेविटी फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। तो उसी समय में मान लीजिए इसमें कि आप कुछ ये वाई डिस्टेंस तक लिक्विड उठ गया, आप ये मान सकते हो ना कि ये लिक्विड जो है वाई डिस्टेंस तक उठ गया है, जितनी भी हाइट आपसे पूछा क्या है, हाइट ही पूछा है, तो मान लीजिए h हाइट तक ये उठ गया।
तो लिक्विड एच हाइट तक अगर उठ चुका है, ठीक है, तो इस पे क्या लग रहा होगा, इसका अपना वेट लगेगा, इधर फोर्स एफ लगेगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, और इधर mg लग रहा होगा, बस और कुछ करना नहीं है आपको। अब ये फोर्स आपको रेडीमेड पता है, ठीक है, इस फोर्स के बारे में आप जानते हो, इस फोर्स को लिख सकते हो। तो इस फोर्स को लिखने का तरीका तो आपको पता है, बैटरी कनेक्टेड वाला है, तो F क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट बी आपका यही है, बी वी स्क्वायर अपॉन 2d k-1। देखिएगा यही तो फोर्स है भाई, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन 2d k-1। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो अपने पास एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन 2d k-1। अब ये जो फोर्स है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो इसका मास लिखना है आपको। इतने लिक्विड का, जो h हाइट की लिक्विड ऊपर गई है, इसका तुम्हें क्या लिखना है, मास। तो मास लिखो, मास क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बिटवीन द प्लेट, यही तो होगा ना इसका मास। तो क्या लिखोगे, डेंसिटी होगा रो, वॉल्यूम क्या लिखोगे, इसका एरिया देखो, एरिया कितना होगा, ये हाइट h है और विड्थ b है, और तो कितना हो जाएगा अपने पास, h इंटू बी इंटू क्यूबॉइड टाइप होगा ना, और ये अपने पास d है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, L बी डी एच क्यूबॉइड हो गया ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो बी डी एच ये इसका वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी इंटू जी, खत्म हो गया। इन दोनों को इक्वेट कर दो, है ना। तो जब आप ये m लिखा है, अभी सॉरी अभी m लिखा है, तो F इक्वल टू एम जी कर दो। फॉर इक्विलिब्रियम एट मैक्सिमम हाइट, दोनों फोर्स बैलेंस होंगे, तो एट मैक्सिमम हाइट क्या बोलोगे, एट मैक्सिमम हाइट क्या बोलोगे, F इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से आपको H मिल जाएगा। H कितना मिलेगा, H मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट F अपॉन एम जी को क्या लिखोगे, रो बी डी एच, रो बी डी जी एच। तो H अपने पास हो जाएगा F अपॉन रो बी डी जी। तो कर लिया होगा बच्चों ने जिनको करना है, रो बी डी जी। तो यहां पे F की वैल्यू रख दीजिए, रो बी डी जी से करिए, तो B से B आपका कैंसिल हो जाएगा, और D का जो है D स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन रो जी, और ये D और ये D, D स्क्वायर हो जाएगा k-1। जरा मैच करिए, यही आएगा क्या, ये हाइट आएगा क्या, एक बार मैच करिए। L का हाफ नहीं है भाई, वो हमें नहीं पता वो कितनी हाइट तक गया है, आपको जनरल हाइट लेनी पड़ेगी। L का हाफ नहीं है, हमें क्या पता वो हाफ हाइट पे गया होगा। एरिया दे रखा है LB, अच्छा एरिया दे रखा है LB, तो L दे रखा है, B दे रखा है, D भी दे रखा है। तो आप एरिया से, एरिया की बहुत जरूरत तो है नहीं, एरिया से ये पता, एरिया देखो, एरिया इसलिए दिया है ना क्योंकि हमें इसको H, इसके वॉल्यूम लिखने में विड्थ की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हमने ये लिया है एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन रो जी डी स्क्वायर। डी भी दिया ही होगा, डी भी दिया है, तो सही है, सब जो दिया है उसी के फॉर्म में है, उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ना, विड्थ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टू होगा क्या, कहां पे टू होगा, अच्छा टू छूट गया है, हाँ टू भी होगा,
2 भी होगा, सही कह रहे हैं, 2 भी होगा, 2 छूट गया है। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आप लोग कर दीजिए। ये क्या है? फिगर शो ए हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लोअर्ड ऑन ए लिक्विड। ये वैसे ही है भाई, फाइंड द हाइट विच द लिक्विड लेवल विल रेज, सिग्मा दिया है ना। अब यहां पे पैरेलल प्लेट जो चार्जेस की सिग्मा दे रखा हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो वहां से आप निकाल लोगे। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, कल डिस्कस करेंगे नहीं तो यहां पे आज के स्लाइड से आपका 2 होमवर्क है, एक ये होमवर्क है और एक होमवर्क ये है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कल डिस्कस करेंगे, लेकिन तसल्ली से ट्राई जरूर करके आइएगा, शायद कुछ लोग बना भी पाए। और एक होमवर्क ये है, जो भी आज पढ़ा है इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ये 2 क्वेश्चन ट्राई मारिएगा। ये पूरा स्लैब ही है, ये डायग्राम को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरा है ना, ये ऐसे कुछ कटा नहीं है, ये पूरा है, ठीक से डायग्राम बना नहीं है, ये पूरा स्लैब है, मतलब ये पूरा उतना अच्छे से बना नहीं पाया है। ये इसका साइड व्यू है, मतलब ये पूरा है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि कट गया है, ठीक है, ये पूरा है, पूरा स्लैब है, मतलब पूरा स्लैब इंटर कर रहा है। क्लियर है? तो ये ट्राई करिएगा। और कल का डिस्कशन, कल के होमवर्क का डिस्कशन, अच्छा एक और भी है भाई, ये भी ट्राई कर लीजिएगा लगे हाथ। तो कल हमारा कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर होगा, ये सारे क्वेश्चन कल डिस्कस होंगे, कल का, आज का। और कल जो होमवर्क दिया था उसमें मोस्टली क्वेश्चन तो तुम लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। हाँ, पानी गोली सब आ रहा है भाई, पानी गोली सब आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो कैपेसिटर का कल हम लोग समापन करेंगे, कोशिश तो यही रहेगी सारा डिस्कशन हो जाए, ठीक है। कल वाला जो दिया है उसमें तो बहुत डिस्कस नहीं करना होगा ना, कल वाले में तो बहुत डिस्कस नहीं करना होगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो बता देना जो डिस्कस करना होगा। सारे हो गए, क्या बात है भाई, कौन है भाई? ऋषि बाबू से सारे हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, सीट अपलोड हो जाएगी अब आपकी, ठीक है, बोल दिया है, सीट आपकी अपलोड हो जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है। तो आप सीट से भी ट्राई मार सकते हो। कैपेसिटर एंड हुआ, मतलब आज नहीं कल, तो कल कैपेसिटर आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाएंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप कम से कम, मैं यहाँ पे एडवांस का पीवाईक्यूज करा रहा हूं, काफी कैपेसिटर का मैंने लगभग सभी दिया है होमवर्क में पीवाईक्यूज जो था। तो आप लोग जेई मेंस का अपने जिम्मे में रखिए, जेई मेंस का पीवाईक्यू निपटा दीजिए अपने लेवल पे जल्दी से जल्दी, ठीक है। जो चैप्टर हो जाता है उसमें एटलीस्ट जेई मेंस का पीवाईक्यू 5 to 10 ईयर्स जितना कर पा रहे हैं, मिनिमम 5 ईयर्स है, मैक्सिमम 10 ईयर्स आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, कर ही लेंगे क्योंकि चैप्टर वाइज होगा वो, तो वो जरूर आप अपने से करिए अगर आप बेनिफिट चाहते हैं तो, और अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं तो। जेई मेंस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। इस इतना कुछ पढ़ने के बाद आप एक एग्जाम आप अपने लाइफ में सिक्योर मार सकते हैं, वो है जेई मेंस, ठीक है। तो जेई मेंस सिक्योर मारते हुए चलिए, नहीं तो आपका ये मेहनत जो है फिर जाया जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा फिर। और ये मत सोचिएगा कि अभी 12th में है तो अगली साल रिपीटर बनेंगे तो हम करेंगे, भाई टाइम फिर से वही होगा। इधर मेहनत करो और अपने अंदर कोई भी ऑप्शन पाल के मत चलो कि अगले साल भी तैयारी करेंगे। जिसके दिमाग में ये ऑप्शन आ रहा है वो सेलेक्ट नहीं होगा। जिसके दिमाग में ये ऑप्शन आ रहा है कि अगले साल भी तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो 12th वाले हैं, तो वो गड़बड़ कर रहा है। आपको जी जान लगा के इसी साल जो है सेलेक्ट होके निकल जाना है। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे, आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी दे रहे होगे, और जब आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी दे रहे होगे तो आप बहुत कुछ बेनिफिटेड हो रहे होगे, ठीक है। और मान लो बुरे दिनों में आपको रिपीट करना पड़ा तो भी आपको इसकी बेनिफिट, देखिए रिपीटर वही बनता है, उसी को फायदा होता है जो इसने 1 साल दबा के मेहनत की होती है।
जिसने कुछ नहीं पढ़ाई की होती है फिर वो रिपीटर बनता है तो जीरो से ही शुरू करता है, तो उसको कोई लीड नहीं मिलता, और जब लीड नहीं मिलता तो वहीं का वहीं रहता है, वो फिर सीरियस नहीं रहता फिर। तो चलिए फिर कल मिलते हैं फिर, ठीक है। क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा, हो चाहे ना हो दिमाग लगाइएगा, ठीक है। चलिए।